हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस की अगर देखें तो ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है, मसल्स की बनी हुई नली, और जो कि आपका अगर देखें तो फेरिंग्स और स्टमक के बीच में ये हमारा ईसोफेगस पाया जाता है ना। और ये अगर इसकी अगर बेसिक सिचुएशन अगर देखें तो इसके सामने होता है हमारा जो आपका ट्रेकिया, और हमारा बैक साइड होता है हमारी जो है बैकबोन, मतलब वर्टिब्रल कॉलम इसके जस्ट पीछे होता है। और इसमें अगर एक सबसे सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें ईसोफेगस में स्फिंक्टर पाए जाते हैं। अपर साइड में भी स्फिंक्टर है और ये लोअर साइड में भी स्फिंक्टर होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे जब जब इसमें इसकी वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये हमारे स्फिंक्टर खुल जाते हैं, खाना हमारा नीचे आ जाता है यहाँ से। इसका मेन काम ये होता है, ये वाल्व की तरह काम करते हैं स्फिंक्टर। और सबसे इसका मेन चीज़ क्या हो, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये डिग्लूटिशन में हेल्प करता है। डिग्लूटिशन क्या है कि जब खाने को निगलने की प्रक्रिया को हम लोग डिग्लूटिशन कहते हैं। हम लोग जान लेते हैं कि ये डिग्लूटिशन की अगर मैकेनिज्म कैसे होती है, डिग्लूटिशन प्रोसेस किस तरह से होता है। अगर हम लोग देखें तो इसके 3 प्रोसेस हैं, जो 3 स्टेजें हैं इसकी डिग्लूटिशन की। और सबसे पहले जान लें डिग्लूटिशन होता क्या है। जो एक्ट ऑफ सॉइलिंग को हम लोग जो है डिग्लूटिशन भी कहते हैं। और इसमें हम देखें जनरली हम लोग जब खाना में जब भोजन जब होता है हमारा, हम लोग भोजन लेते हैं उनके अंदर, तो ये हमारे इसमें 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे दांतों का, हमारे गालों का, और जो हमारा ये आपका टंग का, 3 का स्पेशल रोल होता है। अब जब ये हमारे ये फूड जो है जब मुंह के अंदर जाता है तो हमारे जो गाल जो होते हैं और ये दांत, जब दांत में काटा और दांतों पे जो हमारी टंग जो है इसको राउंड अप करती है, और ये गालों थ्रू जाके ये मतलब ये हमारा फूड कन्वर्ट हो जाता है, राउंडेड मास में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग बोलस कहते हैं। और जो हम लोग बोलस को ही निगला जाता है, बोलस को ही सॉल्व किया जाता है, क्योंकि खाना जब तक बाहर है तब तक तो भोजन है, उसके बाद ये बोलस फूड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी है। इसकी अगर देखें स्टेजेस की 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ लिप्स एंड रेजिंग द टंग अगेंस्ट पैलेट है, फोर्सिंग टू ओरोफेरिंग्स। तो जब हमारे जैसे भोजन अंदर जाता है तो हमारे होठ बंद हो जाते हैं, और हमारे टंग का काम जो है स्टार्ट हो जाता है। टंग आगे पीछे घूमने लगती है, और जो घूमती कहाँ है, अगेंस्ट पैलेट, पैलेट के अगेंस्ट घूमने लगती है। और ये फिर उसके बाद ये हमारा भोजन ओरोफेरिंग्स तरफ भेज दिया जाता है फोर्स फोर्स के साथ। अब इसके बाद क्या होता है, नेजोफेरेंस हमारी जो है बंद हो जाती है, किसके द्वारा, शॉर्ट पैलेट के द्वारा ये क्लोज हो जाती है नेजोफेरेंस। और उसके बाद जो हमारी लैरिंग्स होती है वो एपिग्लॉटिस के द्वारा बंद कर दिया जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है, इसके बंद होने से हमारा खाना जो है डाइजेस्टिव मतलब उस सिस्टम में ही जाता है, मतलब हमारी खाने नली में ही जाता है, ना कि वो श्वास नली में चला जाए। श्वास नली में न जाने से रोकने के लिए हमारा ये मेन काम करता है। एपिग्लॉटिस जो है आपका उसको बंद कर देता है, लैरिंग्स को। और ये आपका शॉर्ट पैलेट जो है नेजोफेरेंस को बंद कर देता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब हमारी इसकी फेरिंग्स की मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है, यहाँ पर जो फेरिंग्स की मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये खाना और जो हमारा जो है यहाँ पर ईसोफेगस में आ जाएगा। दूसरे थर्ड स्टेज में क्या होगा, ईसोफेगस से खाना, ईसोफेगस की मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो खाना हमारा स्टमक में आया जा रहा है। अगर हम लोग इसमें चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो फर्स्ट स्टेज में तो ये फर्स्ट स्टेज तो आपको वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब अगर देखा जाए फर्स्ट स्टेज में तो हमारा कॉन्ट्रेक्शन है, खाने को हम चाहें तो बाहर निकाल नहीं सकते। बट क्या कहते हैं, ये जो सेकंड और थर्ड स्टेज होती है इनवॉलेंट्री, मतलब इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जब खाना खाना जब तक माउथ के अंदर है तब तो पता चलता है, उसके बाद जैसे ही आप ईसोफेगस में खाना गया वो पता नहीं चल पाता है कौन। और इस स्टेज में ये स्टेज जो है इनवॉलेंट्री होती है। तो ये था हमारा ईसोफेगस। हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट, स्टमक पर। हम जानते हैं स्टमक क्या है। स्टमक अगर देखें तो थोड़ा सा ये फैला हुआ पार्ट है हमारा। ये आप देखें तो डायलेटेड पार्ट होता है हमारा अपर। और ये हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा जो HCl का सेक्रेशन होता है। और ये अगर देखें तो ये हमारा ईसोफेगस से फूड को लेता है, और ये यहाँ पर ये स्टमक में आ जाता है। और ये जो है ये एब्डोमेन कैविटी के अपर पार्ट में पाया जाता है। जैसे हमारे एब्डोमेन के 2 पार्ट होते हैं, अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन के अपर
और अपर एब्डोमेन में कैविटी पाया जाता है ये। और अगर देखें तो ये बिलो द लेफ्ट हाफ ऑफ द डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम होता है उसका लेफ्ट हाफ जो है इस तरफ आप देखें तो इस तरफ ये इसका सिचुएशन होती है। और इसका पार्ट की बात करें, इसके जनरली 3 पार्ट होते हैं। जो हमारा पहला जो पार्ट है, जो अपर पार्ट होता है डोम शेप होता है, ये गुम्बद के आकार का, इसको फंडस बोलते हैं। और इसका जो हमारा ये बीच का पार्ट है ये मेन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बॉडी। और ये लास्ट जो पार्ट होता है हमारा इसका लोअर पार्ट, इसको हमने पाइलोस का नाम दिया हुआ है। पाइलोस में 2 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंटम और पाइलोरिक कैनाल। जो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है जो गुफा टाइप का, इसको बोलते हैं पाइलोरिक एंटम। और जो हल्की कैनाल दिख रही है आपको, ये होती है पाइलोरिक कैनाल। इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको। और अगर इसमें देखें तो 2 सरफेस होती हैं, एक एंटीरियर सरफेस सामने वाली और बैक साइड की होती है पोस्टीरियर सरफेस, और 2 बॉर्डर होते हैं। अगर आप देखें तो ये अपर बॉर्डर जो आपका ये है, ये वाला, इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। अब इसमें देखें तो छोटा सा कर्व जो कम है इसमें, इसको लेसर कर्वेचर बोला जाता है। और ये जो बाहर की तरफ जो लोअर तरफ है जो है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर कर्वेचर। और इसमें देखिए अगर 2 एंड हैं आपके, जो अपर एंड है इसको बोलते हैं कार्डियक एंड, और जो लोअर एंड है उसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड इसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हार्ट सिचुएट रहता है, लेफ्ट हाफ बताया था आपको, हार्ट के पास रहता है इसलिए उसको कार्डियक एंड बोला जाता है। और ये वाला ये पाइलोरस के पास है इसलिए इसको पाइलोरिक एंड बोला जाता है। हम जानते हैं स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर स्टमक का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो उसका ये जो शेप होता है वो जी शेप का होता है। जो हमारा इंग्लिश का जे बनता है इस टाइप का, ये जे शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें 4 लेयर्स पाई जाती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग पेरिटोनियल कोट बोलते हैं, और या इसकी सीएस मेम्ब्रेन बनी होती है इसलिए सीएस कोट के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद की लेयर होती है मस्कुलर कोट, और उसके बाद सब म्यूकस कोट, और लास्ट में होती है हमारी म्यूकस कोट। म्यूकस कोट जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, और इसी से ही सारे मतलब जो आपके जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है इसी लेयर के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि इससे स्टमक से कौन कौन से सेक्रेशंस निकलते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, गैस्ट्रिक जूस से निकलते हैं। और गैस्ट्रिक जूस का कारण क्या होता है, ये क्या क्यों निकलता है गैस्ट्रिक जूस, इसके कुछ मेन कारण है। जैसा पहला रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, हमारे जो ब्रेन में वैगस नर्व होती है उसके द्वारा रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होती है, इससे हमारा गैस्ट्रिक जूस का निर्माण कंटिन्यूस होता रहता है। और दूसरा एक हमारा इसका कारण है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है जब हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में, जब हमारे जो फूड पार्टिकल्स का जब रिएक्शन होता है, उसके कारण से गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है। और नंबर थर्ड जो है जो बहुत ही हम लोग सब लोग जानते हैं और इंटरेस्टिंग इसका कारण है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हम लोग कभी कभी देखते हैं, हम लोगों को कभी खाने की गंध से, सुगंध से जो है, या फिर खाने की जो टेस्ट से भी कभी कभी भूख का एहसास हो जाता है। भूख ना, हमारा पेट भरा भी हुआ होता है, फिर भी अगर खाने का अगर अच्छा बना हुआ टेस्ट, उसकी स्वाद अच्छी है तो हमको भूख लगाती है, हमारे खाने की इच्छा होती है। हम लोग जानते हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक जूस देखें तो बहुत सारे एंजाइम्स और एससीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है। जैसे पैक्सिन एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है, एससीएल पाया जाता है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है। अब ये देखिए, इसमें जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है एससीएल की प्रेजेंस में। और जनरली अगर देखें तो ये हमारा जो इस एंजाइम का प्रोडक्शन होता है हमारा फंडस पार्ट्स और ये बॉडी वाले पार्ट से यहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी ग्लैंड इसका प्रोडक्शन करती है। और दूसरा एंजाइम हमारा आता है रेनिन। रेनिन क्या, रेनिन सब लोग जानते हैं, ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ये दही, जो दूध का जो सॉलिड प्रोटीन होता है केसिनोजिन, और इसको कन्वर्ट कर देता है केसीन में। और फिर आता है नंबर थर्ड हमारा ये एस सी एल। एस सी एल एक एसिड है जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। जनरली हम लोग देखते हैं, हम लोग सलाइवा हमारा एल्कलाइन होता है, इसको ये न्यूट्रलाइज करता है, जिससे ये इसका है, सबसे इसका मेन काम होता है न्यूट्रलाइजेशन का। जितने हमारे बेस है, बेसिस मिलती है तो मतलब ये उदासीनता की प्रक्रिया इसी के द्वारा होती है। अगर जनरल हम लोग देखें तो एचसीएल कहाँ से सेक्रेट होता है, ये आपका सेक्रेट होता है, ये गैस्ट्रिक जो ग्लैंड की पैरेटल सेल्स इसका सेक्रेशन होता है। और अगर देखें तो गैस्ट्रिक जूस में लगभग 0.4% इसका कंसंट्रेशन होता है हमारे एचसीएल का। एचसीएल का फंक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया, इसका मेन फंक्शन है सलाइवा का न्यूट्रलाइजेशन करना, और जो जो फूड होता है उसको एसिडिफाई करता है, उसका अम्लीकरण करता है। और ये जैसा बताया प्रोटीन को प्रोटीन में पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है, ये उसकी पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में। और ये एक एंटीसेप्टिक एक्शन का काम भी करता है, क्योंकि बैक्टीरिया को ये मारता भी है, खत्म भी करता है। और फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट का पार्ट, जो लास्ट पार्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर अगर देखें तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और विटामिन B12 अगर देखें तो ये हमारा जो आरबीसी होती है,
आनुवंशिक डेवलपमेंट में विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिर आता है हमारा कायम। जब हमारा फूड ये स्टमक में पूरा जब ये होते स्टमक से जब सारा एसिडिफाई हो जाता है, उसके बाद सारी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग कायम कहते हैं। ये एक सेमी लिक्विड पार्ट है। सेमी लिक्विड मतलब वो होता है सब्सटेंस, और जो कि यही पार्ट जो बाद में आपके डोडनम में ये भेज दिया जाता है। तो ये था हमारा स्टमक। हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए हम लोग इसको डायग्राम में देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से निकल रही है आपकी, जब आपका ये स्टमक खत्म हो रहा है, स्टमक के पाइलोरिक एंड से इसका ये निकलती है यहाँ से, और ये जहाँ पर ये हमारा खत्म होता है ये सीकम तक रहती है। ये सीकम एक लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो ये पाइलोरिक एंड्स का से स्टार्ट हो रही है और सीकम तक का पार्ट कहलाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके अगर देखें तो इसके 3 पार्ट हैं मेन। पहला पार्ट है डुडेनम, जो आप देख रहे हैं सी शेप का है। दूसरा पार्ट है हमारा जेजुनम, और थर्ड पार्ट है हमारा इलियम। और हम लोग इसके उसकी बात करें, लेंथ की बात करें, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लगभग 6.5 से 7 मीटर होती है लगभग लेंथ। और इसमें अगर देखें तो ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है डुडेनम की, और 2.5 से 3 मीटर होती है जेजुनम की लंबाई, और 3 से 3.5 मीटर होती है इलियम की लंबाई। हम लोग इसके आते हैं, पहले जो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं डुडेनम। डुडेनम अगर आप लोग डायग्राम में देखें तो हमको दिखता है ये सी शेप का होता है। ये सी शेप का पार्ट है और फिक्स रहता है यहाँ पर, एक बैंड की तरह काम करता है। बिल्कुल फिक्स पार्ट है ये आपकी सारी जो इंटेस्टाइन की आते जो है सब इधर से उधर हो सकती है, बट ये फिक्स पार्ट है या फिक्स बिल्कुल एक बैंड की तरह रहता है ये। और ये अगर देखें तो ये विच इज अटैच टू द पोस्टीरियर वाला पेरिटोनियम, और जो हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके पोस्टीरियर पोस्टीरियर वाले पीछे साइड में ये स्थित रहता है और चिपका रहता है। अगर आप देखें तो इसका जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसके जो कॉन्केव बॉर्डर जो इसका जो अवतल बॉर्डर है यहाँ पर, यहाँ से ये निकलती है हमारी पैंक्रियाज का जो है हेड यहाँ पर ओपन होता है। और और ये इसमें अगर देखें तो यहाँ पर बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों यहाँ पर ही खुलती है। हमारा सारा काम जो होता है वो डुंडम में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ही पाचन की सारी तैयारी कर ली जाती है। उसके बाद ही खाना यहाँ पर मिक्सिंग होके फिर खाना जजरम में आता है, उसके बाद इलियम में आता है। हम आते हैं पार्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है हमारा जजरम। जजरम आप अगर देखें तो ये आपका मिडिल पार्ट है, और इसकी अगर लेंथ हम जैसे बताया आपको, इसकी लेंथ 2.5 से 3 मीटर होती है। और ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है, डुंडम के बाद इसका पार्ट आता है जजनम। और इलियम हमारा देखें तो सबसे लास्ट पार्ट होता है इलियम। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें जिस तरह से स्टमक में हमारी 4 लेयर पाई जाती थी, उस तरह इसमें भी 4 लेयर पाई जाती है। जैसे आउटर लेयर कहलाती है पेरिटोनियल कोट, और जो पेरिटोनियल कोट होती है वो आउटर साइड में होती है, और सबसे उसके बाद आती है मस्कुलर कोट, उसके बाद सब म्यूकस कोट, और लास्ट हमारी इनर सबसे लेयर होती है वो कहलाती है हमारी म्यूकस कोट। तो सबसे बड़ी खासियत है जैसे ये चारों लेयर स्टमक में भी थी और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, पर यहाँ पर एक डिफरेंस केवल इतना है, जो हमारी म्यूकस लेयर है यहाँ पर एक विलाई पाए जाते हैं। विलाई का मतलब ये जो विलाई होते हैं उसका मेन काम क्या होता है, ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस तरह होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा स्टिक कायम जो होता है जो स्टमक से आता है हमारा, और वो आके आपका सब मिक्स हो जाता है। आपका स्टमक कायम जो आपका स्टमक से आके यहाँ पर ड्यूडनम में जाके मिक्स हो जाता है। ड्यूडनम में आके यहाँ पर ये 3 चीज़ों से मिलता है। सबसे पहले इंटेस्टाइनल जूस जो एल्कलाइन होता है हमारा, इसको हम लोग सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। और दूसरा हमारा जो लीवर से निकलता है बाइल जूस, उससे जो है इसका मिक्सिंग होती है। और थर्ड हमारा रहता है पेंक्रियास से निकलता है जो पेंक्रियाटिक जूस, उससे इसकी मिक्सिंग होती है। अब बात करते हैं जैसे ये तीनों जो जूस आपके मिल जाते हैं, उसके बाद इसमें कुछ इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स होते हैं, उनकी जब जब वो मिक्स होती है तब जाके डाइजेशन प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और ये सारा प्रक्रिया हमारे डुंडम में होता है। अब जैसे देखिए इसमें इंटेस्टाइनल जो मेन पार्ट है उसमें इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स रहते हैं। सबसे पहले रहता है एंजाइम हमारा एंटीरोकाइनेज।
एंटीओकाइनेज क्या है, पैंक्रियाटिक जूस का एक ट्रिप्सिनोजिन, ये क्या करता है, एंटीओकाइन ट्रिप्सिनोजिन जो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है उसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। दूसरा आपका एंजाइम है इलेप्सिन, ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और नेक्स्ट हमारे एंजाइम है सुक्रेज है, माल्टेज है, लैक्टोज लैक्टेज है, ये क्या करते हैं, ये डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है और ये हमारा इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब डाइजेशन होने के बाद हमारा जो इसमें अच्छी चीज़ें होती हैं वो निकाल ली जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो डाइट जो हमारा इसमें एब्जॉर्प्शन होता है इस पर इंटेस्टाइन में, वो होता है विलाई के द्वारा। ये क्या करते हैं, जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल डाइजेशन होने के बाद जो भी बच रहा है, इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स का ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है विलाई के द्वारा। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी जो जो इसमें इंटेस्टाइन की इनर लेयर में जो म्यूकस लेयर होती है उसमें विलाई पाई जाती है, ये इनका ही मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। तो इस तरह से हमारे जो इसमें इंटेस्टाइन के 3 विशेष मेन फंक्शन थे, जैसे पहला सेक्रीशन था, फिर आपका ये हो गया डाइजेशन, और फिर तीसरा थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अधिकतर पार्ट्स में आपको देखेंगे तो कोलन लगा हुआ है, जैसे असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन, इसे इसका नाम कोलन भी है। और अगर इसकी लेंथ देखें तो ये लेंथ इसकी 1.5 से 2 मीटर तक होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई। और अगर ये, अब आप देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से खत्म होता है। तो हम देखें जहाँ पर हमारा इलियम का लास्ट पार्ट होता है, वहाँ से इलियम के लास्ट पार्ट से लेकर ये आपका रेक्टम तक का बीच का पार्ट कहाँ पर कहलाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं, तो इसके पार्ट्स में अगर देखें, सबसे पहला हमारा सीकम आता है, उसके बाद अपेंडिक्स है, उसके बाद आपका असेंडिंग कॉलम, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलम, उसके बाद आपका डिसेंडिंग कॉलम, फिर सिग्मॉइड कॉलम। और अब इसकी बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, सीकम की। सीकम क्या है, इट इज शॉर्ट राउंडेड सैक विच लाइन द राइट इलियक फोसा। ये अगर देखें तो आप इसको स्ट्रक्चर में देखें तो ये छोटा राउंडेड पार्ट है आपका, एक सैक होता है बर्तन टाइप का, और ये राइट इलियक फोसा में सिचुएटेड रहता है। और इट कमेंस इलियोसिकल वाल्व वेयर इलियम जॉइंस सीकम। अगर देखें तो ये आपका इलियोसिकल वाल्व से होकर निकलता है, यहाँ पे इलियम और सीकम जुड़ता है और इलियोसिकल वाल्व रहते हैं, वहां से निकलता है। और अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अगर देखें तो ये लगभग ये आपका सीकम से ही ये पार्ट निकला हुआ है बाहर की तरफ। और ये अगर देखें तो लगभग 1 इंच इलियोसिकल जंक्शन के पास से निकलता है पार्ट ये। और ये भी आपका जिस तरह से राइट इलियक फोसा में आपका सीकम था, उस तरह से ये राइट इलियक फोसा में आपका अपेंडिक्स भी है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसका नाम है असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग कॉलम जैसा आप देख रहे हैं, ये आपकी जो अपर साइड में चढ़, असेंडिंग ऊपर तरफ चढ़ना, कॉलम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपका जो सीकम से जो अपवर्ड जो डायरेक्शन तरफ जो चढ़ रहे हैं, इसको सीकम कहा जाता है। और ये आपका देखें तो ये किडनी के जस्ट सामने होता है। और इट टर्न्स टू द लेफ्ट बिलो लीवर एंड फॉर्म्स ट्रांसवर्स कॉलम। उसके बाद अगर देखें तो ये जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये आपका यहाँ से आपका जो है लेफ्ट हो जाता है, और ये लेफ्ट तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये ट्रांसवर्स कॉलम बनाता है। और आप देखें यहाँ पर ये ट्रांसवर्स कॉलम बीच में ये बन रहा है। तो ट्रांसवर्स कॉलम अगर देखें एक तरह ये लूप का काम करता है। ये आपका जो है असेंडिंग कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम को जोड़ने का काम करता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसफर कॉलम। ट्रांसफर कॉलम जैसे मैंने बताया, कोई लूप है आपका बीच में, जो डिसेंडिंग कॉलम जोड़ रहा है। और अगर इसको देखें तो ये सर जो लीवर की लोअर सरफेस से, जो आपका लीवर आप राइट साइड, लीवर लोअर सरफेस से और स्प्लीन की लोअर सरफेस तक ये आपको इसका जो स्ट्रक्चर रहता है। और फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड टर्न कर जाता है डिसेंडिंग कॉलम के लिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इसका नाम है डिसेंडिंग कॉलम। अगर इसको देखें तो ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ स्प्लीन टू ब्रिम ऑफ पेल्विस। और ये जो पार्ट आपका निकलता है, ये आपका यहाँ पे स्प्लीन होता है लेफ्ट साइड में, वहां से जो आपका ब्रिम ऑफ पेल्विस, जहाँ पर ये ब्रिम ऑफ पेल्विस होती है, जहाँ पर इसको कह सकते हैं, यहाँ लोग बेल्ट बांधते हैं, इसको ब्रिम ऑफ पेल्विस बोला जाता है, उस पार्ट तक इसका रहता है। और ये आपका देखें, ये वाला जो पार्ट होता है आपका डिसेंडिंग कॉलम, ये लेफ्ट लंबर रीजन में रहता है।
अब इसके हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, इसका नाम है सिग्मॉइड कॉलम। जो थोड़ा सा का कर्व पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलम। और सबसे ये लास्ट पार्ट होता है डिसेंडिंग कॉलम से कंटिन्यू चला रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलम। और लास्ट में जाकर ये रेक्टम से जुड़ जाता है। तो ये से इसके सारे पार्ट्स। और अब इसका इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अगर जिस तरह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 लेयर पाई जाती थी, 4 लेयर इसमें ही पाई जाती हैं। जैसे पहली लेयर हमारी है पेरिटोनियल कोट, दूसरी है मस्कुलर कोट, थर्ड है सब म्यूकस और चौथी है म्यूकस कोट। बट दोनों में एक चीज का डिफरेंस ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस जो ग्लैंड थी, म्यूकस कोट थी, उसमें आपका विलाई पाए जा रहे थे। बट अगर देखें तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई एब्सेंट होते हैं। हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से फंक्शंस हैं। इसके देखिए मेन 4 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन हमारा है आपका डाइजेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा सेक्रीशन और चौथा है हमारा एक्सक्रीशन। तो डाइजेशन अगर देखें तो हमारा जो लगभग 90% डाइजेशन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो ही जाता है। यहाँ पर वो डाइजेशन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से चीज बच जाती है, तो उनका डाइजेशन हो जाता है यहाँ पर। और इसमें जनरली अगर देखें डाइजेशन हमारा होता है माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा। मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, यही डाइजेशन करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। दूसरा फंक्शन आता है मतलब हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अगर देखें तो जनरली अगर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का जनरली अगर देखें तो एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। पर यहाँ केवल वाटर और ग्लूकोज का ही एब्जॉर्प्शन होता है। और सेक्रीशन की बात करें तो यहाँ पर केवल जो है लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा केवल एक सेक्रीशन होता है म्यूसिन का। म्यूसिन का जो मेन काम क्या होता है आपका, जो इसको जो भी हमारा जो इसको जिसमें स्माइल जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको लुब्रिकेट करना, जिससे कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो आसानी से पास आउट हो सके। अब जो नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन हमारा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अगर देखें तो इसमें जो आप आयरन और कुछ परगेटिव सब्सटेंस जो है आपके एक्सक्रीटेड होते हैं। परगेटिव मतलब होता है जो दस्त, जो मतलब जिससे दस्त हो जाते हैं वो चीज़ें, जैसे आपको लेटरिन, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें एक्सक्रीट होती हैं, जिससे कि आसानी से स्टूल हमारा पास हो सके। तो ये थे फंक्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। अब इसके हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जिसका नाम है रेक्टम। रेक्टम अगर देखें तो इसको हम देख सकते हैं, ये आपके जो सिग्मॉइड कॉलोन के बाद का जो पार्ट है वो कहलाता है रेक्टम। अगर इसकी वो इसका वो देखें कहाँ से ये निकलता है, तो देखें सिग्मॉइड कॉलोन से एनस के बीच तक का पार्ट कहलाता है हमारा आपका रेक्टम। और रेक्टम अगर देखें तो हमारे जो पेल्विस के पोस्चर पार्ट में स्थित होता है। इसका कोई विशेष काम नहीं, केवल मतलब इसमें से स्टूल केवल आपका लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से पास होकर इस तरफ जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। फिर आते हैं लास्ट पार्ट है आपका जो है इसका एनस। एनस अगर देखें तो एनस बिल्कुल एक ये छोटी सी कैनाल होती है ये। और इसकी अगर जो लेंथ देखें तो 1 इंच की इसकी लेंथ होती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ में जो खास चीज़ है, इसमें स्फिंक्टर पाए जाते हैं। इसके दोनों तरफ जो स्फिंक्टर लगे होते हैं, जो स्टूल होता है उसको रोकने का काम करते हैं। और इस पर आपका मतलब वॉलेंट्री कंट्रोल होता है इसको। स्टूल जब पास होता है तो उसको अपनी इच्छा के आधार पर हम रोक सकते हैं। और जो इसमें इंस्पेक्टर पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनल इंस्पेक्टर, बोला जाता है इसको। आज हम जानते हैं व्हाट इज डेफिकेशन, डेफिकेशन क्या है और इसकी क्या क्या मैकेनिज्म होती है। तो सबसे पहले हम जान लें जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है या इसको फीकल मैटर बोलते हैं, जब ये रेक्टम से एनस से बाहर पास हो जाता है तो उसको हम लोग ये आपका कहते हैं डेफिकेशन। डेफिकेशन में क्या होता है कि अगर देखें तो ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होती है, बट अगर देखें तो इस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, वॉलंटरी मैकेनिज्म होती है ये। और जनरली क्या होता है जब ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जब हमारे रेक्टम में सफिशिएंट मात्रा में जब फीकल मैटर भर जाता है, तो हमारे तब ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, तो आपका रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है। और उससे क्या होता है हमारे जो इसमें रेक्टल वाल पे खिंचाव पैदा हो जाता है। खिंचाव होने से जो है हमारे रेक्टम का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। और जैसे ही प्रेशर 40 mmHg से आगे ज़्यादा हो जाता है, वैसे हमको जो है हमारी जो रेक्टम की नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, और ये इम्पल्सिस हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाती हैं।
और उसके बाद जो है जो आपका मोटर नर्व्स है वो रेक्टम से डेफिकेशन प्रक्रिया स्टार्ट कराती हैं। तो अब हम लोग जानते हैं इसमें ये जो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके बाद जान लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो जनरली अगर देखें तो इसमें सबसे पहले जो हमारा जो वॉलंटरी कंट्रोल है, एनल स्फिंक्टर आपका रिलैक्स हो जाएगा और हमारा जो है ये आपका वॉलंटरी एक्ट है, इस पर हमारा नियंत्रण है। जो तुरंत इसको ये आपका एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होने के बाद उसके बाद क्या होगा, और एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होने के कारण क्या होता है कि जब हमारी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है, अब कौन कौन सी मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जैसे आपके रेक्टम मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, पेल्विक फ्लोर की मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और एब्डोमिनल वॉल की मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और डायफ्राम मसल्स में जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तब ये हमारा एनल रिसेप्टर जो है रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, ये जब ये इन मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है, ये क्या करते हैं, हमारे एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी का प्रेशर जो है बढ़ा देते हैं, जिससे हमको ये डेफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प हो जाती है। तो ये था हमारा डेफिकेशन।